Hello students, this is video number 2 on friction, and what we learned in previous video, we are going to do some problems, more problems for understanding that in detail. Let's see that. So this is the first question. इसमें आप देख रहे हो एक ब्लॉक है 5 kg का जो किसी सरफेस के ऊपर लाई करता है. उस सरफेस और उस ब्लॉक का जो स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल स्टैटिक कोफिशिएंट है इसका वो कितना है 0.6 और काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.5. ठीक है, और उसने क्या बोला है हमें कि फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू बताओ, एक्सेलरेशन की वैल्यू बताओ फॉर द फॉलोइंग 4 केसेस. क्या क्या केसेस हैं? पहले उसने अप्लाइड फोर्स कितनी थी 10 न्यूटन, फिर 20 न्यूटन, फिर 30 न्यूटन एंड 35 न्यूटन एंड सो ऑन. अब ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए व्हाट इज द प्रोसेस मैं आपको बताता हूं. सबसे पहला काम जो आप यहां करोगे, जो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, आप मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल लोगे. किसकी? एफ एस मैक्स की. एफ एक्स मैक्स मतलब मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितनी लगा रहा है ये ब्लॉक, वो कैलकुलेट कर लेंगे, विच इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन. एन की बात अगर करें तो कितना नॉर्मल रिएक्शन यहां आएगी. फ्री बॉडी डायग्राम जब मैं इस 5 kg की बनाऊंगा तो नीचे आएगा mg विच इज इक्वल टू 50 न्यूटन, ऊपर आएगा n. वर्टिकल मोशन इसको कोई दे नहीं रहा, इसलिए n इज इक्वल टू क्या आएगा 50 न्यूटन. देखो, जब हम पहले फ्रिक्शन से पहले ये क्वेश्चंस कर रहे थे ना, तब हमारे दिमाग में ये आता है, जब फ्रिक्शन से पहले हम कर रहे थे कि इस नॉर्मल रिएक्शन का कोई खास रोल नजर नहीं आ रहा था. एक वेइंग मशीन में हमने देखा था इसका रोल, बाकी इसका रोल कुछ खास नजर नहीं आता, बट इट प्लेज अ वेरी वेरी वाइटल रोल इन कैलकुलेशन ऑफ फ्रिक्शन. इसलिए एन हमें हर बार कैलकुलेट करना पड़ेगा. और एन म्यू एस कितना है 0.6, एन की वैल्यू कितनी आएगी 50, बिकॉज वर्टिकल मोशन इसको है नहीं, इसलिए वर्टिकली ये इक्विलिब्रियम में है. यू कैन इवन से लाइक दिस, नेट फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वल टू एन माइनस 50. तो एन माइनस 50 इज इक्वल टू एम ए इक्वल टू 0, एन इक्वल टू 50, एन इक्वल टू 50. मुझे वैल्यू पता चल गई, एफ एस मैक्स इक्वल टू 30 न्यूटन. तो 30 न्यूटन तक ये ब्लॉक हिलने भी नहीं वाला. 30 न्यूटन तक ये ब्लॉक हिलने भी नहीं वाला. इसलिए हम अब ये एक दो चीजें याद रख लेते हैं कि 30 न्यूटन और कौन से केसेस हैं, और आगे बढ़ते हैं. फर्स्ट केस आ गया आपका कि अप्लाइड फोर्स आपकी 10 न्यूटन है और फ्रिक्शन कितनी लगेगी 30 न्यूटन से पहले. इसने हिलना नहीं, तो 30 न्यूटन से पहले 30 न्यूटन पे भी और 30 न्यूटन से नीचे नीचे, यानी कि पहले तीन केसेस का लगभग सेम रिजल्ट है कि एक्सेलरेशन इक्वल टू 0. पहले 3 केसेस में एक्सेलरेशन इक्वल टू 0. मैं यहां लिख रहा हूं, फर्स्ट केस एक्सेलरेशन इक्वल टू 0, सेकेंड केस एक्सेलरेशन इक्वल टू 0, थर्ड केस एक्सेलरेशन इक्वल टू 0. तीनों केसेस में एक्सेलरेशन 0. हाँ, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स इन फर्स्ट केस इक्वल टू 10 न्यूटन, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू लिख रहा हूं ये. सेकंड केस में 20 न्यूटन, थर्ड केस में 30 न्यूटन. ठीक है, फोर्थ केस इंटरेस्टिंग है, उसको भी डिस्कस करेंगे. फिर उसके बाद ये दो चीजें हो गई. फोर्थ केस में अब आपने फोर्स लगा दी 35 न्यूटन. अब आपकी फोर्स कितनी है 35 न्यूटन. अब इसी पे आपने 35 न्यूटन फोर्स लगाई. तो जब 35 न्यूटन फोर्स लगाई तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, दिस ब्लॉक विल मूव, इट विल हैव सम एक्सेलरेशन. व्हेन इट विल हैव सम एक्सेलरेशन, तो पहली बात तो ये फ्रिक्शनल फोर्स इस समय कितनी होगी, लेट मी टेल यू. वो होगी, वो काइनेटिक अब आ गई पिक्चर में. काइनेटिक का कोफिशिएंट कितना दिया हुआ था आपको 0.5 इंटू 50 इज इक्वल टू 25 न्यूटन. ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितनी आ गई 25 न्यूटन, क्योंकि अब बॉडी चल पड़ी. दिस इज इंटरेस्टिंग पार्ट. ठीक है, 25 न्यूटन. अब आप बताओ नेट फोर्स कितनी हुई. यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स कितनी लग गई जब ये चल रहा था, जब 35 आपने लगाई तो फ्रिक्शनल फोर्स जो अपोज कर रही है कितनी है 25 न्यूटन. ठीक है, 25 न्यूटन. अब 25 न्यूटन जब लगाई तो 30 माइनस 25 इज 10, 10 डिवाइडेड बाय 5 इज एक्सेलरेशन इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. आपका आंसर आ गया. ये आपके 4 केसेस कवर हो गए. इसके साथ जो मैंने फिफ्थ केस वहां नहीं लिखा था कि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, मैं अब एक बात आपको फिर से बताता हूं कि जब ये बॉडी चल पड़ी, मान लो ये अपने आप ये वाली फोर्स जो है चलते चलते 35 से 25 हो गई, 35 से लेट इट बी 28 हो गई. ठीक है, चलते चलते ये फोर्स जो है वो 35 से ये 28 न्यूटन हो गई. ठीक है, 35 से जैसे ही 28 न्यूटन हुई, नाउ व्हाट विल हैपन,
अब इसका मतलब नहीं है कि ये 30 न्यूटन इसकी स्टैटिक फ्रिक्शन थी तो ये रुक जाएगा, नो, अब ये मोशन में है। अब जो फोर्स लगेगी वो 25 न्यूटन ही लगेगी। मैंने क्या बोला, बॉडी चला दी आपने 35 न्यूटन फोर्स लगा के, चलते चलते अब आपने थोड़ी सी उसकी फोर्स कम कर दी, 28 न्यूटन कर दी। ऐसे लग रहा है कि 28 न्यूटन तो स्टैटिक मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से कम है, लेकिन स्टिल बॉडी इज इन मोशन, तो आपकी जो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी, जो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू आएगी, वो काइनेटिक वाली आएगी, और काइनेटिक वाली वैल्यू कितनी है, 28। इसलिए उस समय मैं लिखूंगा फिफ्थ केस, जो आप अपनी कॉपी पे अपनी लैंग्वेज में लिख के रखो, 28 जब केस आएगा 28 न्यूटन वाला, तो उस समय आपकी फ्रिक्शनल फोर्स कितनी होगी, 25 ही होगी। फिफ्थ केस है 28 वाला, नोट करके रखना, उस समय आपकी फ्रिक्शनल फोर्स 28 आएगी और एक्सेलरेशन आएगी 3/5। नेट फोर्स इज 3 और इसका मास कितना है 5, तो ये आ गया 3/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसमें कवर होता है सब कुछ। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस बार आपने फोर्स देखो कैसे लगाई है यहाँ पे, जिसका जो एंगल पे है एक फोर्स। जब भी एंगल पे फोर्स हो, टेढ़ी फोर्स हो, तो उसके दो कंपोनेंट ज़रूर बनाओ। दो कंपोनेंट लेके आपको क्लियरिटी आएगी कि इसमें क्या क्या कर रहे हैं दोनों कंपोनेंट, और हम अच्छे से इसको समझेंगे। एक्सेलरेशन पूछी गई है आपको। एक इंटरेस्टिंग बात और बता रहा हूँ कि कई बार एग्जामिनर आपको ना म्यू एस देगा ना म्यू के देगा, वो आपको सीधा लिखेगा म्यू इक्वल टू 0.4। इसका मतलब होगा कि म्यू एस इक्वल टू म्यू के इक्वल टू 0.4 है, यानी कि दोनों की वैल्यू बराबर ले रहा है। होती नहीं है प्रैक्टिकली, लेकिन वो बराबर ले रहा है, तो आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है। आप खुद से नहीं निकाल सकते ये वैल्यू। तो ये आ गई वैल्यू। इधर से हम दो चीज़ें कैलकुलेट कर, दो नहीं एक ही चीज़ कैलकुलेट करेंगे। क्या, हम एफ एस मैक्स निकाल लेंगे। निकाल लो भाई एफ एस मैक्स। एफ एस मैक्स इक्वल टू क्या होता है, म्यू एस इंटू एन, ठीक है, म्यू एस इंटू एन। पहले देखें तो सही एक्सेलरेशन है भी है या नहीं है। उसके लिए मुझे एन चाहिए। एन कैसे निकालेंगे, ध्यान देना प्लीज़। एन निकालने के लिए देखना कैसे करेंगे हम एन को करने के लिए पहले 15 न्यूटन को दो पार्ट्स में ब्रेक कर दो। ये वाली फोर्स क्या कर रही है, इसके दो कंपोनेंट बने, एक फोर्स यहां से लग रही है इसका मतलब, और एक फोर्स यहां लग रही है। दो कंपोनेंट ले लिए। अब आप चाहो तो इसको भूल भी सकते हो। जब आपने दो कंपोनेंट बना दिया, अब आपको इसकी 50 की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट इसका कोई रोल नहीं। अब इस स्टेडी फोर्स को मैंने दो फोर्सेस के बराबर मान लिया, एक हॉरिजॉन्टल और एक हॉरिजॉन्टल और एक इसका वर्टिकल। ये फ़ायदा था जो हमने सब पढ़ा था, जो हमने इसमें वेक्टर्स के अंदर हमने रेजोल्यूशन पढ़ा था उसका। ये अब फ़ायदा है कि कोई भी टेढ़ा वेक्टर होगा, कोई भी टेढ़ी फोर्स होगी, उसके हम दो कंपोनेंट बना लेंगे। अंडरस्टैंडिंग हमारी ज़्यादा ईजी हो जाती है इससे, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए इसको मैं अगर चाहूँ तो यहाँ पे इरेज भी कर सकता हूँ। मैंने आपको बोला कि टाइम नहीं वेस्ट करना है हमने इरेज वगैरह करने में। आप सिंपल इतनी बात याद रखो कि इसको इग्नोर कर दो। अब एक आ गया 50 cos 37 हो गया आपका 50 इंटू 4/5 40 न्यूटन। एक हो गया 40 न्यूटन, ये हो गया आपका 40 न्यूटन। दूसरा आ गया साइन, ठीक है, तो ये हो गया 30 न्यूटन। ठीक है। ये जनरली वैल्यू 37 डिग्री और 53 डिग्री देते भी इसलिए हैं क्योंकि 30 कि आपका दोनों साइन और कॉस में रूट नहीं आता, तो आपकी कैलकुलेशन ज़्यादा आसान हो जाती है 53 डिग्री और 37 डिग्री से। इसलिए जनरली 57 डिग्री और 53 डिग्री ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, ठीक है। अब जैसे ये दो आए तो मैं अब एक और फोर्स मैं यहाँ बनाऊँगा, कौन सी, एम जी, ठीक है, एम जी। अब मैं सेपरेट नहीं बना रहा, आपको आने चाहिए ये सब, 20 न्यूटन, ठीक है। तो अगर आप ध्यान दो तो, और एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, किसकी वजह से, सरफेस की वजह से, जो मुझे कैलकुलेट करनी है यहाँ, एन। अगर आप ध्यान दो इन सब चीज़ों पे, एक फोर्स ऊपर जा रही है एन, बाकी दोनों नीचे, तो इसलिए क्या आ गया, एन माइनस 50, 30 माइनस -20, -30 माइनस इक्वल टू 0। वर्टिकल मोशन है नहीं, इसलिए एन 50 आया यहाँ। ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट था यहाँ कि एन यहाँ पे 50 आया है। एन हमेशा एम जी के बराबर नहीं होता, इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू एम जी। बहुत से लोग ऐसी गलती करते हैं कि एन इक्वल टू एम जी। ये एन इक्वल टू एम जी हर बार बिल्कुल भी नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। आपको हर बार अच्छे से हाँ कई बार आ जाता है, जैसे पिछली बार आ गया, ठीक है। तो तुमने को याद नहीं करना है कि एन हमेशा एम जी के बराबर होता है। यहाँ पे देखो अभी एम जी के बराबर आता तो 20 आना चाहिए था एन, जबकि यहाँ 50 आया। 50 क्यों आया, क्योंकि एक और फोर्स है जो इसको और दबा रही है, ठीक है। तो इसलिए 30 + 20 50 आ गया। म्यू एस की वैल्यू 0.4 इंटू 50 इक्वल टू 20, तो इक्वल टू 20 न्यूटन आपका एफ एस मैक्स आ गया।
ठीक है। एफ एक्स मैक्स जैसे मैंने 20 न्यूटन देखा तो मुझे पता चला कि हॉरिजॉन्टल जो फ्रिक्शन लग रही है इसमें, मैक्सिमम फ्रिक्शन इसको स्टैटिक कितनी कितनी ऑफर हो सकती है 20, लेकिन हम हॉरिजॉन्टली फोर्स कितनी लगा रहे हैं 40। इसका मतलब ये ब्लॉक चलेगा। इसका सिंपल मतलब हुआ कि ये ब्लॉक चलेगा। फ्रिक्शन की वैल्यू ध्यान देना आपने कि फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे 20, फ्रिक्शन की वैल्यू आई 20 न्यूटन। फ्रिक्शन की वैल्यू 20 न्यूटन। कितनी फोर्स आप इसको चला रही है 40 न्यूटन। तो इसलिए आपका एक्सेलरेशन का आंसर कितना आ जाएगा, दैट इज वेरी सिंपल। नेट फोर्स कितनी आ गई इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज इक्वल टू कितनी आई 40 माइनस 20। दिस इज द नेट फोर्स डिवाइडेड बाय एम, डिवाइडेड बाय एम, एम कितना है 2। तो इसलिए एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस कर पाए आप इसमें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आंसर आपने नेक्स्ट क्वेश्चन में याद भी रखना है कि हमने पीछे कितना आंसर निकाला था, क्योंकि हमने अगली कैलकुलेशन में उन दोनों को कंपेयर करना है। मैं अभी बताऊंगा आपको क्या। दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है, फिर से आपने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। मैं लिख देता हूँ एक्सेलरेशन फाइंड करनी है आपने। फाइंड एक्सेलरेशन लिख दो आप अपनी कॉपीज पे, ठीक है। एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। क्या डिफरेंस है दोनों क्वेश्चंस में, आप देखो एंगल भी मैंने सेम रखा है 37 डिग्री, मैंने फोर्स भी 50 न्यूटन रखी है, मैंने मास भी सेम रखा है, मैंने म्यू भी सेम रखा है। सिर्फ डिफरेंस क्या है पहले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में, यहाँ पे हम ब्लॉक को पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं, और पीछे वाले केस में हम पुश कर रहे थे, हम धक्का मार रहे थे, ठीक है। तो क्या दोनों में डिफरेंस आता है कुछ एक्सेलरेशन का या नहीं, आओ चेक करें। और यही हम इधर से एक कंक्लूड करेंगे फिजिक्स की एक इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। क्या, अब देखो पहले नॉर्मल रिएक्शन निकालने की तुम्हें ज़रूरत होती है, इसके बिना तो एफ एस मैक्स भी नहीं निकलता, इसलिए पहले ही निकाल लो। उसके लिए मुझे इसके दो कंपोनेंट चाहिए, किसके भाई, इस 50 न्यूटन के। ये लो पहले से भी निकाले हैं आपने। ये आगे दो कंपोनेंट इस बार, ये आ गई आपकी नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन भी ऐसे ही ऊपर आएगी। दो कंपोनेंट कौन कौन से आएंगे, एक आएगा 30, ठीक है, एक आएगा 30 साइन 37 वाला, और एक आएगा आपका ये n, ये नीचे आ गया आपका 20। देखो इस क्वेश्चन में मैंने थोड़ा चेंजेस की, उस चेंजेस करने का रीज़न बताता हूँ आपको। कि हमारी जो नॉर्मल रिएक्शन थी ना वो नेगेटिव आ रही थी, तो नेगेटिव का मतलब हो गया नॉर्मल रिएक्शन का कि हम इस ब्लॉक को ऊपर ही उठा देंगे, ठीक है, ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करना शुरू कर देगा। तो वो हम अभी करना नहीं चाहते ऐसा, ठीक है। हमने इसीलिए मैंने 2 kg को 4 kg कर दिया। तो 4 kg करने से अब आपका नीचे कितना, पहले 20 आ रहा था, इसलिए यहाँ पे अब 40 आ रहा है। तो अब कंपेयर नहीं कर पाएंगे लेकिन हम दोनों केसेस को, तो इसलिए अब आपको पता क्या करना है। आपने जब ये क्वेश्चन करना है ना, आप अब उसमें 2 kg के साथ 4 kg के साथ पीछे वाली प्रॉब्लम भी 4 kg के साथ आप ट्राई करोगे खुद भी। मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या क्या चेंजेस क्या हैं। जब आप एक्चुअली पुल करते हो ना, बेसिकली जो मुझे बात बतानी थी वो ये है कि जब आप पुल करते हो किसी भी ब्लॉक को, तो पुल करने के टाइम पे नॉर्मल रिएक्शन कम हो जाती है, देख लो, क्योंकि ये ऊपर की तरफ लगती है। पीछे वाले क्वेश्चन में देखो नीचे की तरफ लगी थी, यहां पुल किया, इसलिए जो इसका एक कंपोनेंट है वो नॉर्मल रिएक्शन को कम कर रहा है। देख लो यहां माइनस होगा, वहां प्लस हुआ था, वहां नॉर्मल रिएक्शन आपकी 50 आई थी, 20 प्लस 30 आई थी। यहां पे 40 प्लस 30 माइनस 30 आएगा, यहां पे नॉर्मल रिएक्शन आएगी आपकी 10। क्यों 10 आई, क्योंकि इसका एक कंपोनेंट नॉर्मल रिएक्शन को कम कर रहा है। पुलिंग की वजह से, पुशिंग में जो है नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगी, इसलिए इट इज ऑलवेज इजियर टू पुल अ ब्लॉक, या रोलर भी बोलते हैं। इट इज ऑलवेज इजियर टू पुल अ रोलर दैन टू पुश इट, ठीक है। जब वो क्रिकेट की पिच पे रोलर चलाया जाता है ना, तो उसको हमेशा पुल किया जाता है, पुश नहीं किया जाता। इट इज हार्डर टू पुश इट, क्योंकि पुश जब आप करोगे ना, तो पुश करने से क्या होगा, वो होता भी बहुत हैवी है। तो जब आप पुश करोगे तो क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाती है। आपकी फोर्स जो आप लगा रहे होते हो उस पर, ठीक है, आप जब फोर्स उस पर लगा रहे होते हो तो वो फोर्स का एक कंपोनेंट उसकी नॉर्मल रिएक्शन को बढ़ा रहा होता है, ठीक है। जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने देखा, एक जो फोर्स आपकी 50 न्यूटन थी, उसका एक कंपोनेंट जो 40 आया था, वो ऊपर की तरफ 30 आया था, 30 प्लस 20 करके आपका आंसर आया था। यहाँ क्या आया, 40 माइनस 20 आया, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है। दिस वाज द कंपैरिजन एक्चुअली जो मैं आपसे करना चाहता था। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन कितनी आ गई आपकी, 10 न्यूटन कम आई ना, तो 30 आई ना 40 ऐसे। अगर फोर्स हॉरिजॉन्टली लगाई होती तो नॉर्मल रिएक्शन कितनी आती, mg के बराबर, यानी कि 40 आती। लेकिन आपके इस कंपोनेंट ने, ये जो आप पुल कर रहे हो सेम फोर्स के साथ 50 न्यूटन के साथ, उसने क्या किया, उसने आपकी नॉर्मल रिएक्शन को कम किया। आप सोचो, मैं आपको यहीं पे बता देता हूं थोड़ा। ये अगर आपका ब्लॉक है, अगर मैं यही फोर्स अगर पुश कर रहा होता, तो इसका कंपोनेंट एक इधर आता, एक इधर आता, ठीक है। ये वाला तो वही रहा, इसमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये 40 और ये 30। तो आपका नॉर्मल रिएक्शन 70 आता, आपका नॉर्मल रिएक्शन 70 आता है। हैंस फ्रिक्शनल फोर्स जो है, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, वो कितनी आती,
ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स कितनी आती है और यहाँ पे कितनी आएगी एफ एस मैक्स। यहाँ पे एफ एक्स मैक्स किसके बराबर आएगा, यहाँ पे एफ एक्स मैक्स आएगा 4 न्यूटन के बराबर, 0.4 इंटू 10, यहाँ पे आएगा 0.4 28 न्यूटन। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस। इसलिए एक्सेलरेशन बेटर कहाँ प्रोड्यूस होगी, जहाँ पे अपोजिशन कम है। तो इसलिए इट इज ऑलवेज ईजियर टू पुल अ ब्लॉक दैन टू पुश इट। इसलिए ये बात आपने हमेशा के लिए याद रखनी है। मैंने कंपैरिजन लगभग पूरा करके दे दिया जो मैं चाहता था, ऐसा एक्चुअली पूरी एग्जैक्ट वैल्यू से नहीं कर पाया क्योंकि वो उधर नॉर्मल रिएक्शन की प्रॉब्लम आ रही है, इधर 2-4 kg मुझे लेना पड़ा, नहीं तो हमारी कैलकुलेशन नहीं सही बैठ रही थी। फिर ये ब्लॉक हॉरिजॉन्टली नहीं है तो ऊपर की तरफ चल पड़ेगा, तो दैट इज ए डिफिकल्ट एनालिसिस, उसको अभी नहीं डिस्कस करोगे आप। ठीक है, कभी जब हम होल्ड बन जाएगा इन सब चीज़ों पर फिर हम खुद उसको भी मैं आपको डिस्कस करवाऊंगा। तो अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें कि एफ एक्स मैक्स इक्वल टू कितना 4 न्यूटन के बराबर आ गया। ठीक है, तो जैसे ही 4 न्यूटन आया तो बस अब कुछ नहीं है, अब तो बहुत सिंपल है। अब यानी कि जो यहाँ पे फोर्स इसको ब्लॉक कर रही है, मतलब यहाँ पे जो इसको अपोज कर रही है वो 4 न्यूटन है। जो आप फोर्स यहाँ लगा रहे हो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए 40 लगा रहे हो, लेकिन नेट आपको कितनी मिलेगी, 36 मिलेगी। 40 माइनस 4 36 न्यूटन, 36/4 9 एक्सेलरेशन आएगी यहाँ पे 9 एक्सेलरेशन आएगी। ठीक है, 9 एक्सेलरेशन आएगी इसमें। सिंपल ये कहानी है, इसमें इस तरह से इन क्वेश्चंस को किया जाता है और आपको इस तरह से ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि किस तरह से हमने इसका आपको सिंपल एक इन दो प्रॉब्लम्स के थ्रू में जो सिर्फ एक ही बात बतानी थी कि जब आप पुश करते हो तो नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाती है। नॉर्मल रिएक्शन का बढ़ना मतलब फ्रिक्शन का बढ़ना, और फ्रिक्शन के बढ़ने से अल्टीमेटली जब फ्रिक्शन ज़्यादा होगी तो अल्टीमेटली आपके एक्सेलरेशन जो है वो कम होगी। इसलिए इट इज़ ऑलवेज ईजियर टू पुश अ ब्लॉक पुल अ ब्लॉक दैन टू पुश इट। देखो अब एक जर्नल क्वेश्चन हमने बना दिया इसी का, क्या कि मिनिमम फोर्स कितनी लगानी पड़ेगी। एक गिवन थीटा है आपका, ठीक है, एक थीटा की वैल्यू है मान लो 37 डिग्री, तो हम कितनी फोर्स इतनी लगाएं, मिनिमम पॉसिबल फोर्स बताओ जिससे ये ब्लॉक जो है वो स्लाइड करना शुरू कर दे। ठीक है, जर्नल क्वेश्चन है, डेरिवेशन टाइप है, जिसके रिजल्ट्स आपको याद भी रखने हैं। ठीक है, डेरिवेशन कोई बोर्ड में नहीं पूछेगा ये वाली, और इसको जस्ट आपने अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। हम क्या क्या कैसे कैसे ऐसे क्वेश्चंस को भी करते हैं जब वैल्यूज़ नहीं गिवन होती हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को हम किस तरह से प्रोसीड करते हैं जब वैल्यूज़ गिवन नहीं होंगी। सबसे पहला काम मैंने यहाँ ये किया कि मैंने इस f के दो कंपोनेंट बना लिए, एक f cos थीटा और एक f साइन थीटा। जब दो कंपोनेंट मैंने f cos थीटा और f साइन थीटा बनाए तो मैंने वहाँ से ही निकाल लिया। अब आपको आना भी चाहिए, मैंने पहले ही बताया, इस बार भी आप पुल कर रहे हो। जब पुल कर रहे हो तो आपकी नॉर्मल रिएक्शन सब्ट्रैक्ट होनी है। ये वाला चीज़ करके देखो, प्रॉपर आपको आना चाहिए। अब ये अब आपको लिखना आना चाहिए, सीधी बात मैं बता देता हूँ। डोंट एक्सपेक्ट कि अब ये बार बार मैं बताऊँगा। n इक्वल टू एम जी माइनस एफ साइन थीटा ये आ गया। फिर उसके बाद क्या, इधर से मुझे एफ एक्स मैक्स भी निकल गया कि मैक्सिमम मैंने जो यहाँ पे स्टैटिक फोर्स लगेगी जब ये जस्ट बिगिन करेगा, उससे पहले तो यही फोर्स लग रही है ना। ठीक है, जैसे 30 न्यूटन वाला किया था तो 30 न्यूटन पे जस्ट स्टार्ट होता है वो, 30.001 भी कर देते तो वो चल पड़ता। तो एफ एस मैक्स कितना आएगा, म्यू एन आएगा, और म्यू किसके बराबर आएगा, म्यू एन मैंने अभी लिखा यहाँ पे, तो म्यू एम जी माइनस एफ साइन थीटा, ये आपकी फोर्स आ गई जो यहाँ लगेगी, इस तरफ लग रही है, इसको रोक रही है। तो इसको जस्ट स्लाइड करने के लिए इस एफ कॉस थीटा को इससे बड़ा होना पड़ेगा, इस एफ एस मैक्स से बड़ा होना पड़ेगा, जस्ट बड़ा होना पड़ेगा। यानी कि जस्ट बिगिन टू स्लाइड जब लिखा जाता है ना, इसका मतलब कि जो एफ कॉस थीटा है दैट इज शुड बी इक्वल टू, एफ कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू म्यू एम जी माइनस एफ साइन थीटा। ठीक है, म्यू एम जी माइनस एफ साइन थीटा, ये अपने पास लिख के रखो। यहां से मुझे क्या मिल गया, एफ कॉस थीटा प्लस म्यू एन जी। मैं ये दोबारा लिख देता हूं, आप इतना नोट, ये आ गया। मैंने उस ब्रैकेट को खोल भी दिया, म्यू मल्टीप्लाई कर दिया, तो म्यू एम जी माइनस म्यू एफ साइन थीटा। यहां से मैं इसको यहां ला रहा हूं, एफ कॉमन भी ले रहा हूं, तो क्या बन जाएगा, एफ कॉमन लेके कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इक्वल टू म्यू एम जी। ठीक है, यहां से मेरा आंसर आ गया किसका, कि मिनिमम फोर्स जो मुझे लगानी पड़ेगी, दिस इज एफ मिनिमम। ठीक है, इसको अभी रहने दो, एफ ही लिख दो। एफ इक्वल टू कितना आ गया, म्यू एम जी डिवाइडेड बाय, देखो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताना हूं अभी आपको, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। तो ये आपको अगर थीटा गिवन हो तो ये आपकी मिनिमम फोर्स है जो आपको लगानी पड़ेगी। ये रिजल्ट एक आया अभी यहाँ पे। अभी मैं आपसे एक और बात करने वाला हूँ। अभी तक तो थीटा हमने फिक्स रखा है,
लेकिन अगर थीटा को भी कोई चेंज करेगा तो क्या ये डिनोमिनेटर भी चेंज होगा या नहीं होगा? तो यानी कि हम, अगर मुझे किसी ब्लॉक को पुल करना है तो मुझे कोई एग्जैक्ट बताए कि मुझे कितनी मिनिमम फोर्स लगानी पड़ेगी और कितना थीटा रखना पड़ेगा। अभी तक थीटा हमने फिक्स रखा था, ठीक है, अभी तक हमने थीटा को चेंज नहीं किया। हमने कहा थीटा आप चेंज नहीं कर सकते। अब मैं बोल रहा हूँ थीटा भी अगर आप चेंज कर सकते हो, यानी थीटा भी वेरिएबल है अगर, तो थीटा भी अगर वेरिएबल है तो फिर कैसे इसको प्रूव करना है? थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है जब साइन और कॉस दोनों हो। तो हमारे पास एक मैथमेटिक्स में टेक्निक है जो मैं आपको अभी सिखाऊंगा, ठीक है, जिसमें हम साइन थीटा प्लस कुछ करके ऐसे हो तो उसको हम कन्वर्ट करके कैसे बना सकते हैं, क्या एक ही साइन या कॉस, आपकी मर्जी है। इसमें आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए साइन ए प्लस बी का। साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो वो यूज करूंगा, देखना जरा अच्छे से कैसे करते हैं इसको, सीख लो टेक्निक को, थोड़ा याद भी करनी पड़ जाए तो कर लेना, ठीक है। तो लेकिन सीखना है इसको अच्छे से। देखो यहाँ पे मैंने एक एक्सप्रेशन लिख दिया, ए कॉस थीटा प्लस बी, जर्नल करा रहा हूँ उसको, डेरिवेशन के साथ नहीं, ये जर्नल चीज़ है, फिर मैं उस डेरिवेशन में यूज़ करूंगा इसको, ठीक है। तो ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा है, तो इसमें ए की वैल्यू कितनी डाल दी, आर साइन फाइव। हर बार ऐसा करना है आपने, ए की वैल्यू क्या डाल देनी है, आर साइन फाइव, बी की वैल्यू क्या डाल देनी है, और कॉस फाइव। क्या होगा इससे, देखो क्या बन जाएगा, अब ऐसे पढ़ो, अब ये बन जाएगा आर, आर कॉमन ले लो, आर को छोड़ दो, आर को छोड़ दो, आर के साथ, आर के बिना क्या बनेगा, साइन फाइव कॉस थीटा प्लस कॉस फाइव साइन थीटा। तो ये फॉर्मूला बन गया किसका, साइन ए प्लस बी का, ठीक है, वो तो बन गया। लेकिन आर की बात करें जरा, आर कैसे निकालेंगे, इसमें आर की वैल्यू किसके बराबर है, ऐसे करना होता है इसको, 1 और 2 लिख दो और फिर लिखो स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, दोनों को अगर मैं स्क्वेयर और ऐड करूं तो क्या बनेगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इक्वल टू आर स्क्वेयर, क्योंकि साइन स्क्वेयर 5 प्लस कॉस स्क्वेयर 5 इक्वल टू 1 होता है, इसलिए आर स्क्वेयर बन गया। तो आर की वैल्यू किसके बराबर आ जाती है, तुम डायरेक्ट याद भी रख सकते हो, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर आ जाती है। और फाइव जो आता है वो किसके बराबर आता है, दोनों को डिवाइड करो इक्वेशंस को, आर आर कैंसिल हो गया, tan फाइव इक्वल टू ए अपॉन बी, ठीक है। तो tan फाइव इक्वल टू ए अपॉन बी, ये भी हमने निकाल लिया, फाइव की आंसर, फाइव भी पता चल गया किसके बराबर है, ठीक है। तो मतलब हमने ये इक्वेशन सब्स्टिट्यूट की, अपनी मर्जी से आर भी ले आए, अपनी मर्जी से फाइव ले आए, फिर उसको बता भी दिया कि आर इसके बराबर है और फाइव इसके बराबर है। फायदा क्या हुआ, फायदा क्या हुआ, हमने इस एक्सप्रेशन को क्या बना दिया, देखो ये एक्सप्रेशन पता है क्या बन जाएगा, आर साइन थीटा प्लस फाइव, आर साइन थीटा प्लस फाइव, ये बन जाएगा। फिर ये जब एक्सप्रेशन बन जाएगा, ये याद रख लो, ये ऐसा बनाना है मैंने, और ये जब बना दिया मैंने, फिर मैं लिखूंगा कि ये भाई, ये तो आपको तो सिर्फ यहाँ पे ए और बी पता दिया, आर कहाँ से ले आए, मैंने बोल दिया भाई आर इक्वल टू क्या है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जो फाइव है वो किसके बराबर है, tan इनवर्स ए अपॉन बी, ऐसे लिखते हैं इसको, tan इनवर्स ए अपॉन बी, या tan फाइव इक्वल टू ए अपॉन बी। तो ये बात हमने याद रखी, इसको मैं वहां यूज करने लगा हूं, देखना जरा कैसे। ये एक्सप्रेशन है आपका म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, यानी कि इस कॉस थीटा का कोफिशिएंट 1 है, यानी ए इक्वल टू 1 है अगर मैं पीछे वाले के साथ कंपेयर करूं तो, और बी इक्वल टू म्यू है। तो मैं यहाँ लिखूंगा, मैंने क्या सब्स्टिट्यूट किया, मैं बोलूंगा सब्स्टिट्यूटिंग, आप लिखोगे पेपर में सब्स्टिट्यूटिंग इक्वल 1 इक्वल टू आर साइन फाइव, वही सारा सेम, वही दोबारा करूंगा, देखो आर साइन फाइव, और म्यू इक्वल टू आर कॉस फाइव, ये डाल दिया, ठीक है। फिर मैं लिखूंगा आर की वैल्यू किसके बराबर, आर की वैल्यू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। इसी वजह से ये एफ क्या बन गया, ध्यान देना जरा, यहां पे मैं एफ लिख देता हूं सबसे पहले, आपको समझ आएगा, बिल्कुल आएगा, म्यू एम जी डिवाइडेड बाय, म्यू एम जी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वेयर, ठीक है, 1 प्लस म्यू स्क्वेयर, और ब्रैकेट में लिखूंगा साइन थीटा प्लस फाइव, ये आर आ गया ना, ये आर आ गया, ये ब्रैकेट में नहीं डालो आप, आर साइन थीटा प्लस फाइव, लेकिन अभी थीटा मेंशन नहीं किया, फाइव नहीं मेंशन किया हमने किसके बराबर है, अभी अभी बताया नहीं, वो भी बताया हमें कैसे निकालते हैं, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है, दैट इज़ नॉट अ बिग डील, ठीक है, फाइव भी हम बता देंगे, अभी अभी रहने दो इधर ही, ठीक है। ये आ गया, अब ये मेरा एक्सप्रेशन बना, वही एक्सप्रेशन को मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, क्यों चेंज किया, अपनी कन्वीनियंस के लिए, कि अब मैं कुछ बोल सकता हूं इसके बारे में, पहले बोलना मुश्किल हो जाता है जब साइन और कॉस दोनों हो, तो अब साइन अकेला है ना, तो मैं बोलूंगा कि ये एफ मिनिमम कब होगा, ठीक है, दिस एफ इज मिनिमम, आप लिखो अपनी कॉपीज पे, दिस एफ इज मिनिमम व्हेन साइन थीटा इज इक्वल टू 1, जब ये साइन थीटा मैक्सिमम होगा, साइन थीटा प्लस फाइव जब मैक्सिमम होगा, और साइन थीटा प्लस फाइव की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1, इसलिए एफ मिनिमम का आंसर क्या आया, ध्यान दो प्लीज, एफ मिनिमम का आंसर आया ये,
एफ मिनिमम इक्वल टू, एफ मिनिमम कब होगा, जब साइन की मैक्सिमम वैल्यू होगी, और साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, तो मैं लिखूंगा म्यू एम जी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, और ये याद रख लो वैल्यू 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आपको मिनिमम एफ लगाना की जरूरत, मतलब अगर आपको किसी ब्लॉक को मान लो खींचना है, पहली बात तो पुशिंग और पुलिंग में से क्या प्रेफर करोगे आप, पुलिंग। पुशिंग और पुलिंग में से क्या प्रेफर करोगे, पुलिंग। फिर पुशिंग और पुलिंग में से आपको पता चलना चाहिए कि भाई मैं इसको कभी खींच भी पाऊंगा या नहीं, तो उसने बोला भाई इतनी मिनिमम फोर्स लगानी पड़ेगी तुझे, इतनी तेरे पास मिनिमम फोर्स होनी चाहिए, अगर इससे कम फोर्स है तो ये नहीं हिलेगा, लेकिन इतनी मिनिमम फोर्स है तो हिल जाएगा। लेकिन फिर चक्कर पड़ गया एंगल कितना रखूं, एंगल के बारे में तो बात ही नहीं की आपने, अभी मैं करूंगा, एंगल के बारे में बात करूंगा। उसके लिए थीटा प्लस फाई यहां लिख रहा हूं, थीटा प्लस फाई 90 होना चाहिए, क्योंकि आपने अभी साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा प्लस फाई की वैल्यू क्या डाली है, साइन प्लस थीटा प्लस फाई की वैल्यू आपने डाली 1, तो इसका मतलब थीटा प्लस फाई किसके बराबर है, थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू क्या है, थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री है। यहां से फाई किसके बराबर आ गया, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। तो ऐसे नहीं लिखो आप, इसको ऐसे लिख दो, थीटा इक्वल टू 90 माइनस फाइव, थीटा इक्वल टू क्या आ गया 90 माइनस फाइव। ठीक है, टैन थीटा इक्वल टू, टैन लगा दिया दोनों के साथ, दोनों के साथ टैन लगा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, टैन थीटा इक्वल टू टैन 90 माइनस फाइव, टैन 90 माइनस फाइव होता है कॉट फाइव। ठीक है, कॉट फाइव। अब देखो जरा कॉट फाइव किसके बराबर है, यहां दोबारा आ रहा हूं इन दो इक्वेशंस पे, बताओ इधर से देख के आपको कॉट फाइव किसके बराबर लगता है। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दो, मतलब 1 ऐसे लिखो, 2 डिवाइडेड बाय 1 करना, 1 डिवाइडेड बाय 2 नहीं करना, कॉट चाहिए ना आपको, कॉस अपॉन साइन चाहिए, तो 2 अपॉन 1 किया तो आर आर कैंसिल हो गया, कॉट फाइव इक्वल टू आ गया म्यू अपॉन 1, तो म्यू आ गया, तो कॉट फाइव की वैल्यू म्यू है, ये समझ जाओ प्लीज। हो गया क्वेश्चन, हो गया क्वेश्चन, अच्छे से इसको अंडरस्टैंड करो प्लीज, इंपॉर्टेंट है ये, कॉट फाइव की वैल्यू म्यू है। मैं आपको एक और बात बताऊंगा, अगर किसी को डेरिवेशन नहीं पता चल रही, भाई ये सब हमें कुछ नहीं समझ आ रहा, तो कुछ वैल्यूज याद रख लो, जैसे ये याद रख लो, सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट याद रख लो, म्यू एम जी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर, आपकी मिनिमम फोर्स आएगी पुलिंग के टाइम पे। ठीक है, पुलिंग ही करनी चाहिए। फिर उसके बाद दूसरी बात आप ये याद रखोगे, आप बोलोगे भाई कोई तेरे को पूछे थीटा किसके बराबर रखना है, तो तुमने बोलना है भाई टैन थीटा इक्वल टू म्यू होना चाहिए, टैन थीटा किसके बराबर होना चाहिए, म्यू के, यानी थीटा किसके बराबर होना चाहिए, म्यू, सॉरी टैन इनवर्स म्यू के। तो आपको मिनिमम फोर्स लगानी पड़ेगी, और उस मिनिमम फोर्स की वैल्यू क्या होगी, म्यू एम जी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो ये इसकी कहानी है, इसके बेसिस पे क्वेश्चंस आपको करने पड़ सकते हैं। ठीक है, आएंगे पेपर में, हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर बेस्ड, जिससे आपको ये पता चलेगा कि किस तरह से हमने इसको अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ से फिर दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, मैंने कहा कि डेरिवेशन आपको आनी चाहिए, मैंने बीच में बहुत सी चीज़ें डेरिवेशन के थ्रू सीखने को मिलती हैं, लेकिन बट अगर इस समय नहीं, अगर आपको लगता है कि भाई आपको समझ आ सकती है, मैथमेटिक्स के बीच में ज़रूरत पड़ती है, अगर नहीं आता है तो आप सिर्फ इतनी बात याद रख लोगे कि जब भी आप पुश करोगे या पुल करोगे तो दोनों में से प्रेफर क्या करोगे, पुलिंग, पुशिंग नहीं। उसके ऊपर आपको डिटेल बात बताई मैंने। फिर उसके बाद दूसरी बात एक और बताई आपको, क्या कि मिनिमम फोर्स कितनी लगानी पड़ेगी पुलिंग के टाइम पे, आपने बोला भाई वो लगानी पड़ेगी म्यू एम जी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर, लेकिन एंगल अगर आपने कितना रखा, टैन इनवर्स ऑफ म्यू, तो टैन इनवर्स ऑफ म्यू रखा तो आपको मिनिमम फोर्स लगानी पड़ेगी, अदरवाइज नहीं। तो ये इसकी कहानी थी, इंपॉर्टेंट लेक्चर था, अच्छे से इसको नोट कर लो। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको आपने खुद ट्राई करना है। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ये 53 डिग्री लिखा है, ये 37 डिग्री लिखा है, फोर्स यहाँ पे 20 न्यूटन है, यहाँ पे 5 न्यूटन है, एरोज आपको दिख रहे हैं फोर्स के, म्यू एस ओ म्यू के बराबर 5.5 के दिया, एक्सेलरेशन आपने निकालनी है, अच्छे से नॉर्मल रिएक्शन निकालो, फोर्स निकालो, सब कुछ निकालो, आ जाएगा ये। थैंक यू वेरी मच।